वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं अक्रॉस द फ्यूरियस सी। नो इंट्रो दोस्तों, डायरेक्ट मूवी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाते हैं जिसके हाथ में खून ही खून है और वो उस खून से दीवार पर कुछ लिख रही है। यहाँ से सीधे कट करके मूवी के हीरो को दिखाते हैं जो कि अपने बड़े बोट में समुद्र के बीच में होता है। इसका नाम है जिन। ये एक मछुआरा ही नहीं, इस बोट का कैप्टन भी है। तो जब भी मछुआरे समुद्र से निकलते हैं तो उन्हें कई कई खतरों का सामना भी करना पड़ता है। समुद्र में भी इनको एक बॉर्डर दिया गया है जिसके उस पार जाना बिल्कुल मना है। अगर ये लोग उस तरफ गए तो पुलिस फायरिंग शुरू हो जाएगी। पर प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि बॉर्डर के इस तरफ इन्हें उतनी मछलियां नहीं मिलती जितने की बॉर्डर के उस तरफ क्रॉस करने पे मिलती है। इसी वजह से इनको अपनी जान जोखिम में डालकर उस बॉर्डर को क्रॉस करके जाना ही पड़ता है। हर बार ये लोग उस पार जाते हैं और हर बार पुलिस की फायरिंग होती है। बदले में ये लोग भी पुलिस पर फायर कर देते हैं। जैसे तैसे मछलियां पकड़कर ये लोग फिर घर आ जाते हैं। तो हर बार मछलियां पकड़ने के लिए इनको इसी तरह जान की बाजी लगानी पड़ती है। जिन बहुत समय से काम कर रहा है और अब उसके पास सब कुछ है, फिर भी जिन इतना रिस्क लेकर इसीलिए फिशिंग कर रहा है ताकि उसकी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे और लाइफ में तरक्की करे, जो ये नहीं कर पाया। अगले सीन में जिन की बेटी को दिखाते हैं जिसका नाम है लीना। जैसा जिन चाहता था, लीना आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी जा रही है। दोस्तों, लीना की बात करूं तो बड़ी चुलबुली लड़की है, पढ़ने में बहुत तेज भी, और यहाँ तक कि वो अपने खर्चे के लिए पापा को ज्यादा परेशान तक नहीं करना चाहती, इसीलिए एक बड़े रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब भी करती है। यहाँ जिन को दिखाते हैं जो अपनी बोट में होता है। तब उसकी एक्स वाइफ कॉल करके कहती है, लीना ने तुम्हें कॉल किया था, तुमने उसका कॉल क्यों नहीं उठाया। जिन कहता है कि शायद मैं उस समय बिजी रहा हूँगा इसलिए नहीं उठाया, पर हुआ क्या है। वो कहती है, हमारी बेटी जापान में पढ़ रही थी, याद है क्या, वो भी भूल गए तुम। जिन गुस्सा होकर पूछता है कि चुपचाप बात क्या है ये बताओ मुझे। वो कहती है, लीना यूनिवर्सिटी से लापता है, तुरंत वापस आ जाओ। ये सुनने के बाद तो जिन घबराकर तुरंत घर लौट आता है। वहाँ जिन की एक्स वाइफ और लीना की एक फ्रेंड होती है। लीना की फ्रेंड बताती है कि मैं और लीना बहुत ही क्लोज थे अंकल, पर कुछ दिनों से उसने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया था। जब से उसको एक नया बॉयफ्रेंड मिला है ना, तब से वो मुझे बिल्कुल इग्नोर कर रही है। ये सुनकर जिन चौंक जाता है कि लीना का बॉयफ्रेंड भी है, उसने कभी बताया क्यों नहीं फिर। तो लीना की फ्रेंड कहती है, पर अंकल उसका जो बॉयफ्रेंड है ना, हमेशा एक एनिमे कैरेक्टर की तरह ड्रेस करता है। उसका नाम ली है और वो किसी फोटोशॉप के लिए लीना को कहीं लेकर गया था। उसके बाद से ली का कहीं पता नहीं चला, ली भी गायब है। जिन बड़े गुस्से में और टेंशन में पूछता है, क्या तुम्हारे पास ली की कोई फोटो है। वो कहती है, हाँ अंकल मेरे पुराने फोन में है, मैं घर जाकर आपको फोटो भेज दूंगी। वैसे इस बात को हुए 6 दिन हो चुके हैं। जिन कहता है कि 6 दिन पहले मुझे लीना का कॉल आया था और मैंने अटेंड भी किया, पर उसकी तरफ बहुत ही डिस्टरबेंस था, लगातार कोई आवाजें आ रही थी, तो मैंने कॉल कट कर दिया कि शायद वो बाद में मुझे कॉल कर देगी। इसी बीच लीना की फ्रेंड को एक मैसेज आता है जिससे पता चल जाता है कि ली ने अपने डेबिट कार्ड से कियोटो नाम की जगह पे कुछ खरीदा था जिसको पुलिस ट्रेस भी कर चुकी थी। लेकिन जब पुलिस वहां पर गई तो ली वहां भी नहीं था। अब ये सारी बात जानने के बाद जिन कहता है कि कोई बात नहीं, कल मैं खुद क्योटो जाऊंगा और उस ली के बच्चे को ढूंढ निकालूंगा। अगले दिन वो क्योटो चला जाता है और वहाँ यूनिवर्सिटी में जाकर पूछता है कि मेरी बेटी यहाँ पढ़ती थी, मुझे उसके साथ पढ़ने वाले उस ली से मिलना है। वहाँ की एक स्टाफ उसको ली के कमरे तक छोड़ देती है। जिन दरवाजा नॉक करता है तो एक लड़का दरवाजा खोलता है। जिन पूछता है कि ली कहाँ है। वो बताता है, वो तो लगभग 1 हफ्ते से यहाँ आया ही नहीं। जिन बेचारा निराश होकर नीचे आ जाता है। कुछ देर के बाद वो लड़का नीचे आकर कहता है कि अरे अंकल, आप गए नहीं क्या अभी तक, आप अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, मुझे नहीं लगता कि ली दोबारा वापस आएगा कभी। ये कहने के बाद वो अपने बैग से एक वाटर बॉटल निकालकर जिन की ओर फेंकता है और कहता है कि प्यास लगे तो पी लेना इसे। कहने के बाद निकल जाता है। बड़ा बदतमीज लगता है। इसी बीच जिन को लीना की फ्रेंड का मैसेज आता है जिसमें उसने ली के फोटोज भेजे होते हैं, जो कि आपको पता ही है उसके पुराने फोन में थे। फोटोज को देखकर जिन बिल्कुल चौंक जाता है क्योंकि अभी अभी जो लड़का वाटर बॉटल फेंक कर गया था वही है ली। जिन तुरंत ली के पीछे भागता है, पर वो बहुत ही तेज भागता है और एक मेट्रो स्टेशन में घुस जाता है। जिन तो बिना टिकट खरीदे अंदर जाने की कोशिश करता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है। वो विनती करता है कि देखिए, मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। पर इतने में उसकी वाइफ कॉल करती है और बताती है पुलिस ने लीना को ढूंढ लिया है, पर वो अब जिंदा नहीं है। जिन तो ये सुनकर एकदम से टूट ही जाता है, लेकिन ली अभी भी वहीं खड़ा होता है और जिन फिर उसका पीछा करने में लग जाता है। और फिर इसी भागा दौड़ी में जिन को देखकर वो ट्रैक पे कूदकर भाग जाता है। ठीक उसी वक्त ट्रैक पर एक ट्रेन आती है और जिन टनल से चिपक कर बैठ जाता है। ट्रेन के जाने के बाद भी जिन ली को ढूंढता है, पर वो भाग चुका था। अब दोस्तों, यहाँ पर एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लीना को एनिमे कैरेक्टर बहुत ही पसंद थे और ली को एनिमे कैरेक्टर की कॉस्ट्यूम में देखकर वो उसे पसंद करने लगी थी। एक दिन तो वो ली को उस रेस्टोरेंट में लेकर गई जहाँ वो काम करती थी। वो उसे कहती कि तुम्हें देखो, जो ऑर्डर करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस पर ली एक केक ऑर्डर करता है और लीना को हैप्पी बर्थडे विश करता है। लीना हैरान रह जाती कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा बर्थडे आज। असल में लीना ने एक टैग पहन के रखा हुआ था जिससे ली को पता चल गया था कि आज लीना का बर्थडे है, इसलिए उसने लीना के लिए केक ऑर्डर किया था।
अब लीना ली को और ज्यादा पसंद करने लगी थी और उसके साथ क्लोज भी हो जाती है। ली के 3 फ्रेंड्स होते हैं जो लीना के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं और फिर ली गुस्से में उन्हें वार्न करता है कि आइंदा लीना को कभी परेशान मत करना। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ से ली और लीना की नजदीकियां बढ़ जाती है। प्रेजेंट में आ जाइए दोस्तों। जिन और उसकी वाइफ मुर्दा घर आते हैं जहाँ लीना की बॉडी रखी गई है। पोस्टमार्टम डॉक्टर्स बताते हैं कि लीना की बॉडी में 17 कट्स हैं और इतनी बार चाकू खोपकर इसको मारा गया है और मरने से थोड़ी देर पहले लीना का सामूहिक बलात्कार हुआ है। ये सारी बातें सुनने के बाद जिन एकदम सुन हो जाता है। उसके कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया। वो अपना फोन लॉग देखता है जिसमें पता चलता है कि उस दिन शाम 6:30 बजे लीना ने उसे कॉल किया था और उसकी मौत का वक्त भी 6:30 के आसपास ही बताया जाता है। सारी बातें सोचने के बाद वो रोने लग जाता है कि लीना ने मदद के लिए मुझे कॉल किया होगा और मैंने बिना कुछ बात किए कॉल काट दिया। अगर मैंने उससे बात की होती तो शायद किसी और को उसकी मदद के लिए मैं जरूर भेज सकता था। सारी बातें सोचने के बाद वो बहुत ही गिल्टी फील करता है। उस रात जिन एक होटल रूम में रुकता है लेकिन वो जोर जोर से चिल्लाकर बहुत रोता है। इससे दूसरे रूम्स के गेस्ट्स भी डिस्टर्ब होकर होटल मैनेजर से शिकायत करते हैं। वो भी तुरंत पुलिस को बुला लेता है। पुलिस इंस्पेक्टर आकर जिन को शांत करने की कोशिश करता है और बताता है कि देखो मैं आपकी बेटी की केस फाइल्स को आपके शहर के पुलिस डिपार्टमेंट को भिजवा दूंगा। अब वही इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब आपका क्योटो में रहना बिल्कुल बेकार है। वैसे मेट्रो स्टेशन में आप जिस लड़के का पीछा कर रहे थे वो लड़का बचकर भाग गया है। इस पर जिन गुस्से में चिल्लाता है कि आप लोगों ने उसको जाने कैसे दिया? उसने मेरी बच्ची का बलात्कार किया, उसे मार डाला। आप लोगों ने उसको हाथ से निकलने कैसे दिया? ये कहने के बाद वो गुस्से में इंस्पेक्टर को ही मारने लग जाता है। जैसे तैसे इंस्पेक्टर उसे शांत करवाकर एक जगह बैठाता है। थोड़ी देर के बाद जिन अपने बिहेवियर के लिए इंस्पेक्टर से माफी भी मांगता है और बताता है कि जब मेरी बच्ची 8 साल की थी तो मेरी और मेरी वाइफ का डिवोर्स हो गया था। तब से वो मेरे पास ही रही। बहुत अच्छी बच्ची थी, समझदार भी। मैं उसे अपनी जान से बहुत ज्यादा प्यार करता था और गलती मेरी थी जो मैं उसके साथ वक्त नहीं बिता पाया। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जिसने भी मेरी बच्ची के साथ ये किया मैं उससे हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर बहुत समझाता है कि कानून को अपने हाथ में मत लो, उसे पुलिस देख लेके देखो। पर जिन कहता है कि नहीं, वो मेरी बेटी थी और उसकी मौत का बदला तो मैं ही लूंगा। ये कहकर वो सीधे ली के घर पहुंच जाता है। बहुत ही आक्रोश में होता है। ली के पेरेंट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन दोनों को नीचे धकेलकर पूरे घर को छान मारता है। पर ली वहां नहीं होता। जिन फिर एक कमरा खोलता है तो अंदर एक लड़की व्हील चेयर में बैठी होती है और जिन तो ऑलरेडी बड़े गुस्से में था ही। वो ली के पिता जिसका नाम वोंग है उसके गले में चाकू दबाकर पूछता है कि तुम्हारा बेटा ली कहाँ है, मुझे बताओ। वो भी कह देता है कि ली यहाँ नहीं है और ना ही वो इस घर में कभी आएगा। तुम मेरी जान भी ले लो ना तब भी वो यहाँ नहीं आएगा और यही सच है। इस पर जिन बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। लेकिन अब वो वोंग का पीछा करने लगता है क्योंकि उसे ये लगता है कि जरूर वोंग कुछ छुपा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक जिन उसका पीछा करता रहता है। वोंग अपनी कार में निकलता है और अपनी वाइफ जिसका नाम शेरी है उसे कहीं से पिकअप करके घर लौट रहा होता है। जिन भी दोस्तों लगातार अपनी वैन में उसका पीछा करता है। अब एक जगह पर उनकी कार रुकी होती है। असल में शेरी और वोंग के बीच कोई बहस हुई थी, इसलिए शेरी वोंग की गाड़ी से उतरकर जिन के वैन के पास आती है और उससे लिफ्ट मांगती है। जिन भी उसे लिफ्ट दे देता है और वो जिन की गाड़ी में चढ़ जाती है। अंदर बैठने के बाद वो देखती है, ओह ये तो जिन है जो कल रात हमारे घर पर आया था ली को ढूंढने के लिए। तब वो कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम ली को ढूंढ रहे हो, वैसे तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है कि उसी ने ये जुर्म किया है, मतलब तुम्हारी बेटी को मारा है? पर अगर उसने वो सब किया जो तुम कह रहे हो तो उसे जीने का कोई हक है ही नहीं, भले वो मेरा बेटा क्यों ना हो, लेकिन उसे मर जाना चाहिए। देखो तुम मुझे 3 दिन की मोहलत दो, मैं किसी भी तरह ली को ढूंढ निकालूंगी। लेकिन एक बात बता दूं, उसे तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी क्योंकि तुम तो उसको मार डालोगे और वो तो मैं सह नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं उसकी माँ जो ठहरी। पर मैं ये वादा जरूर करती हूँ कि उसे पुलिस के हवाले तो कर ही दूंगी, फिर कानून उसे जो सजा देगा वो मानने को मैं मंजूर हूँ। जिन कहता है कि मैं तुम्हारी बात का विश्वास क्यों करूँ। वो भी कह देती है, देखो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि सिर्फ 3 दिनों में मैं अपने बेटे ली को ढूंढकर पुलिस को सौंप दूंगी अगर उसने ये सारा कांड किया तो। इस पर जिन उसे उसके घर ड्रॉप करके चला जाता है। अगली सुबह दोस्तों शेरी अपनी कार में कहीं जाने लगती है पर वो देखती है कि एक कार उसका पीछा कर रही है। वो समझ जाती है कि जरूर जिन उसके पीछे लगा हुआ है। वो तुरंत गाड़ी को एक जगह रोकती है और एक कैब बुक कर लेती है। पर वो नहीं जानती थी कि जिन उस कार में नहीं था बल्कि एक डिलीवरी मैन की तरह बाइक में उसका पीछा कर रहा था। शेरी एक मॉल के अंदर जाती है और जिन भी उसके पीछे पीछे जाता है। उस मॉल में जिन एनिमे कैरेक्टर्स के भेस में 3 लड़कों को देखता है और उसे शक होता है कि शायद ये तीनों ली के फ्रेंड्स होंगे। अब वो शेरी का पीछा छोड़कर इन तीनों को पीछा करता है। वो तीनों एक घर में घुसते हैं। जिन भी दोस्तों उनके पीछे पीछे उस घर में घुस जाता है और हर कमरे में वो ली को ढूंढता है। उसको देखकर ये लोग पूछते हैं कि अरे तुम कौन हो और यहाँ पर किसे ढूंढ रहे हो। जिन उन्हें कुछ कहता नहीं, बस गुस्से में मारने लगता है और बताता है कि मुझे ली की तलाश है। वो कहाँ पर है? वो कहते हैं ली, हम तो जानते भी नहीं कि ली कौन है।
जिन कहता है कि सॉरी, शायद मुझे गलतफहमी हो गई है। ये कहकर वो उनके घावों के लिए दवा खरीदने के पैसे रखकर अपनी बाइक में निकल जाता है। तब पुलिस उसका पीछा करने लगती है और आखिर उसे पकड़कर वो पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। एक्चुअली जिन ने जो ली के घर में जाकर उसके पेरेंट्स को धमकाया था और तोड़फोड़ मचाई, उसी के लिए जिन को अरेस्ट किया गया है। जिन कहता है कि मैं किसी को ठेस पहुंचाने नहीं गया था, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी के गुनहगार को ढूंढ रहा था। ली ने मेरी बेटी का बलात्कार किया और उसे जान से मार डाला, तो यह आपका फर्ज है कि ली को आप अरेस्ट करें, लेकिन उसे छोड़कर आप मुझे पकड़कर लेकर आ गए। यहाँ से दोस्तों सीधे शैरी को दिखाते हैं जो अपनी कार लेकर एक सुनसान जगह पे पहुंच जाती है और तभी दिखाते हैं कि दो लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वहाँ पर एक घर होता है और शैरी उसके अंदर जाने वाली होती है, लेकिन उससे पहले वो दोनों आदमी उस घर में घुस जाते हैं। ये देखकर शैरी घबरा जाती है और तुरंत घर के अंदर जाती है तो देखती है ली हाथ में गन लिए खड़ा है। वो ली के हाथ से गन ले लेती है और उन दोनों आदमियों से पूछती है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्यों आए। वो बताते हैं कि वोंग ने हमें भेजा है, वो चाहते हैं कि हम ली को उनके पास लेकर जाएं। क्या? ये सुनकर शैरी चौंक जाती है और तुरंत अपनी कार के नीचे चेक करती है तो पता चलता है कि उसके पति वोंग ने वहाँ पर एक ट्रैकर सेट किया हुआ था, जिसकी बदौलत ही ये दोनों यहाँ पर पहुंचे हैं। शैरी भी गुस्से में उस ट्रैकर को निकाल लेती है और ली को लेकर वापस घर जाने लगती है। उसे लगता है कि अब उसका बेटा जापान में सेफ नहीं है, तो वो उसे तुरंत देश से बाहर भिजवाना चाहती है। इसलिए वो अपने एक फ्रेंड से कॉल करके ली के पासपोर्ट के सिलसिले में बात करती है। फिर घर आकर वो अपने पति से पूछती है कि तुमने मेरी कार में वो ट्रैकर क्यों रखा है। कहता है उसका कारण मैं तुम्हें कल रात ही बता चुका हूँ। और यहाँ पर रिवील होता है कि कल रात इनके बीच किस बारे में झगड़ा हुआ था। असल में वोंग अपने बेटे ली को पुलिस के हवाले करना चाहता था, लेकिन शैरी नहीं मानी क्योंकि वो किसी भी हालत में अपने बेटे को पुलिस से बचाना चाहती थी। इसलिए उसने कहा कि मैं अपने बेटे को बचाना जानती हूँ, तुम इसमें दखल मत दो। पर ली का पिता इस मामले में कानून के साथ था और ली का पता लगाने के लिए उसने शैरी की कार में ट्रैकर फिक्स किया था। शैरी फिर कहती है कि तुम मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो, मैं उसे बचा लूंगी खुद ही। यहाँ से सीधे एक फ्लैशबैक को दिखाते हैं कि लीना एक पब में थी और उसे एक लड़का बहुत ही पसंद आ गया था। लीना उसके साथ उसके कमरे में गई और उसके साथ इंटीमेट हुई थी। जब वो बाहर निकली तो ली आ गया। उसने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब लीना ने कहा कि बस यूं ही अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी। फिर लीना के जाने के बाद ली को लगा कि मेरे रहते और कौन है जिससे ये अपना बॉयफ्रेंड कह रही है। वो उस लड़के के कमरे में जाता है जहाँ वो आराम से सो रहा था। उस कमरे में एक कछुआ होता है जिसे वो लड़का पाल रहा था। अब उस लड़के से बदला लेने के लिए ली उसके कछुए को पकाकर नूडल्स बनाकर रख देता है। वो लड़का उठता है और नूडल्स को देखकर मजे से खाने में लग जाता है। तब ली वहाँ पर आता है और कहता है क्यों बेटा, नूडल्स कैसा लगा। वो भी कहता है कि हाँ बड़ा टेस्टी है। ली कहता है कि वैसे होगा क्यों नहीं, तेरे कछुए का टेस्ट अच्छा तो होगा ही। ये सुनकर उस लड़के को उल्टी आ जाती है। वो चिल्लाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर ली उसका मुंह तोड़कर चला जाता है और जब लीना को पता चलता है तो वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर ली के पास आती है और ली से पूछती है कि तुमने इसका मुंह क्यों तोड़ा है, तुम होते कौन हो। और ये क्या दोस्तों, ली उसका एक और दांत तोड़ देता है। लीना बड़े गुस्से में कहती है ली ये क्या बदतमीजी, क्या कर रहे हो तुम। ली कहता है क्या कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझे समझती क्यों नहीं। ये क्या दोस्तों। ये सुनने के बाद लीना उस बॉयफ्रेंड को छोड़कर फिर से ली के साथ क्लोज हो जाती है। यहाँ से प्रेजेंट में दिखाते हैं जापान के लॉकअप को, जहाँ जिनको 15 दिनों के लिए कैद में रखा हुआ है। पर इंस्पेक्टर कहता है कि तुम्हारी वाइफ लगातार कॉल कर रही है, वहाँ तुम्हारी बेटी का फ्यूनरल होने वाला है। ऐसे में मैं तुम्हें यहाँ रोकना तो नहीं चाहता, मैं तुम्हारा चार्जशीट फाड़ देता हूँ। अब तुम घर जाकर अपनी बेटी का फ्यूनरल अटेंड करो। बाकी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे शहर की पुलिस को मिल जाएगी और वो इस केस को खुद हैंडल कर लेंगे। जिनको भी लगता है कि अब ली को ढूंढने की कोशिश बेकार है, इसलिए वो एक कैब में अपने शहर के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर दोस्तों, शैरी ने ली को जर्मनी भेजने की सारी तैयारियां कर ली थी। यहाँ जिन रास्ते में कई सारे लोगों को देखता है जिन्होंने एनिमे कैरेक्टर्स का कॉस्ट्यूम पहना होता है, वो भी तुरंत कैब रोककर ली को उस ग्रुप्स में ढूंढता है। उसे ढूंढते ढूंढते वो एक बड़े मॉल के अंदर चला जाता है, पर बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे ली नहीं मिलता। जिन मॉल से बाहर आने लगता है तो कोई उससे टकरा जाता है। अब जैसे उमड़ता है तो पता चलता है वो ली था। जिन तो फिर उसको चेस करने में लग जाता है और आखिरकार उसे पकड़कर रस्सी से उसका गला घोंटने लगता है। पर इससे पहले कि वो ली को मार डालता पुलिस आ जाती है और जिन को फिर पकड़ लेती है। इस बीच ली उठकर भागने लगता है और भागते भागते बार बार कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ जिन पुलिस से कहता है कि मैं उससे कुछ नहीं करूंगा, बस मुझे छोड़ दो। ये कहकर वो फिर से ली के पीछे भागता है। भागते भागते ली भी बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है। अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं होता, वो कहीं नहीं भाग सकता। तब वो जिन के सामने घुटने टेक देता है और कहता है कि मैंने लीना को कुछ नहीं किया अंकल, प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। लेकिन जिन पे तो भूत सवार होता है। वो गुस्से में उसे पूरी तरह पीट देता है। उसे मारते मारते जिन का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाला होता है। खुशकिस्मती से वो एक रॉड को पकड़ लेता है जो कि एक रस्सी से बंधा हुआ है। अब
ली कहता है कि मैंने आपकी बेटी को नहीं मारा अंकल, यही सच है बस, पर अगर मैंने आपको जिंदा छोड़ दिया तो आप मेरी जान लेकर रहेंगे। ये कहकर वो रस्सी खोल देता है, जिसकी वजह से जिन नीचे गिरने लगता है, लेकिन जिन ली को भी पकड़ लेता है और अब दोनों नीचे की ओर गिरने लग जाते हैं। खुशकिस्मती से मॉल में कोई सेलिब्रेशन चल रहा होता है और नीचे बड़े बड़े बलून्स टॉय रखे होते हैं। दोनों एक बड़े बलून पर गिरते हैं, जिसकी वजह से उनको ज्यादा चोटें नहीं आती और दोनों जिंदा बच जाते हैं। यहाँ से फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लीना ली के साथ रहने लगी थी। ली हमेशा लीना के शूज को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता था और मजाक में कहता था, ना रहेंगे शूज और ना तुम कभी मुझे छोड़कर जा पाओगी। उसकी ये मजाक की हरकतें लीना को भी अच्छी लगने लगी थी और हर बार उसका विश्वास और बढ़ जाता था कि ली मुझसे देखो कितना प्यार करता है। एक दिन लीना ने नए शूज खरीदे थे और उसने खुद ली को अपने नए शू दिए और कहा, ये लो, इसे नीचे फेंक दो, फिर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाऊंगी ना। लेकिन इस समय ली अपने गेम खेलने में मस्त होता है और लीना की ओर देखता ही नहीं। अब लीना उस पर गुस्से में चिल्लाती कि तुम पहले जैसे नहीं रह ली, क्या तुम मुझसे उब चुके हो क्या? अब क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझसे प्यार करने के कितने वादे किए थे और अब तुम मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहते, क्या बात है? सुनने के बाद तो ली को भी गुस्सा आ जाता है और वो लीना को पकड़कर खिड़की के बाहर धकेलने की धमकी देता है। वो कहता है, एक बात बताओ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? है कहो तो तुम्हें भी तुम्हारे जूतों की तरह नीचे फेंक दो खिड़की से, आइंदा इस तरह चिल्लाई तो मार डालूंगा, समझी? यानी दोस्तों ली का मिजाज बदल गया है। अब लीना भी रियलाइज करती है ये बड़ा टॉक्सिक बन चुका है, इसके साथ रहूंगी तो जरूर मर जाऊंगी। इसीलिए वो अपनी चीजें लेकर हमेशा हमेशा के लिए वहां से निकल जाती है। फिर से आ जाइए प्रेजेंट में। जिन दूसरा कैब लेकर सीधे ली के घर आता है और शरी से पूछता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। वो बेसमेंट की ओर देखती है तो जिन कहता है कि अच्छा, तो तुमने उसे बेसमेंट में छुपा के रखा हुआ है। कहकर वो बेसमेंट का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, पर दोस्तों तभी शरी बाहर से बेसमेंट का दरवाजा लॉक कर देती है और ऊपर के कमरे में जाती है जहाँ ली छुपा हुआ है। फिर शरी उसे कैब में एयरपोर्ट भेज देती है जहाँ जर्मनी जाने वाली फ्लाइट में उसका टिकट बुक किया हुआ है। यहाँ बेसमेंट में जिन दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता। वहाँ पर एक माइक्रोवेव ओवन रखा होता है जिसमें जिन एक कागज डालकर उसे ऑन कर देता है। कागज जलने लग जाता है तो जिन उसको निकालकर ऊपर फायर अलार्म के पास लेकर जाता है। फिर क्या था, पूरे घर में फायर अलार्म बजने लगता है। अब यहाँ ली को दिखाते हैं जो सीधे एयरपोर्ट जाने के बजाय एक एनीमे फंक्शन में चला जाता है क्योंकि फ्लाइट के निकलने में अभी बहुत वक्त बचा है। इतने में ली के घर पुलिस आ जाती है क्योंकि फायर अलार्म बजा था और इंस्पेक्टर जिन से कहता है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें लीना के फ्यूनरल में जाने के लिए रिहा कर दिया था ना। जिन कहता है कि ली मेरी बेटी का कातिल है और उसे शरी ने कहीं छुपा के रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी पुलिस एक नहीं सुनती उसकी और उसे वापस पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। पर इंस्पेक्टर अब ली का कमरा भी चेक करता है। इसी बीच शरी कार में कहीं जाने लगती है। दूसरी ओर ली एनीमे फंक्शन को अटेंड करने के बाद एयरपोर्ट की ओर जा रहा होता है और यहाँ पुलिस जिन को जिस गाड़ी में लेकर जा रही होती है शरी उसी को ओवरटेक करके जाती है। पुलिस वाले चौंक जाते हैं कि इंस्पेक्टर तो इसके घर में है, फिर ये यहाँ पर क्या कर रही है? तो वो कंफ्यूजन में इंस्पेक्टर को कॉल करते हैं तो वो कहता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, तुम शरी को फॉलो करो। एंड अब ये लोग तेजी से शरी को चेस करते हैं। इसी बीच मौसम खराब हो जाता है और आंधी भी आ जाती है। बारिश बहुत तेज हो जाती है और इनकी कार्स के ऊपर धड़ धड़ करके मछलियां बरसने लगती हैं। मतलब दोस्तों आंधी तूफान इतना तेज हो जाता है कि कहीं और से मछलियां यहाँ पर आकर गिर रही होती हैं। लेकिन ये पुलिस वाले शरी का पीछा नहीं छोड़ते। एक पॉइंट पर शरी अपनी गाड़ी को आगे वाली गाड़ी पे ठोक देती है और उसकी कार स्किड होकर दूसरी ओर गिर जाती है। पुलिस की गाड़ी भी स्किड होकर उलट जाती है। जिन बच जाता है और पुलिस की गाड़ी से निकलकर धीरे से शरी की गाड़ी के पास आता है। ओह नो, शरी तो मौत से लड़ रही है। जिन उसे बचाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो जाम हो चुका था। वो कोई रॉड ढूंढने लगता है जिससे कि दरवाजा तोड़ा जा सके, पर तब वो ली का एनीमे मास्क देखता है। जिन फिर उस गाड़ी को खोलता है जिस पर शरी ने अपनी गाड़ी ठोक दी थी और तब पता चलता है कि उस गाड़ी में ही ली था। ये क्या, अपने बेटे की गाड़ी को ठोक डाला शरी ने? अब जिन ली को गाड़ी से निकालता है और उसे घसीट कर कहीं लेकर जाता है। यहाँ से आ जाइए अगले सीन में तो जिन पुलिस स्टेशन में होता है। अब वोंग यानी कि ली का पिता इंस्पेक्टर से कहता है कि इस जिन से पूछो कि उसने मेरे बेटे को कहाँ छुपा के रखा हुआ है। तभी शरी कहती है कि मैं जिन से बात करती हूँ। वो अकेले में जिन से बात करती और कहती है मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा जिंदा है भी या मर गया, लेकिन फिलहाल तुम वापस जाकर अपने बेटे का फ्यूनरल अटेंड करो। अगर मेरा बेटा जिंदा है तो तुम 3 दिन की मोहलत ले लो और मुझे मेरे बेटे के पास ले जाओ। मैंने तुम पर जो भी केस किए थे उन्हें मैं अभी के अभी वापस करने को तैयार हूँ। ये कहकर वो बाहर आती और इंस्पेक्टर से कहती है जिनके ऊपर मैंने जो भी केस दर्ज करवाए थे वो सभी मैं वापस ले रही हूँ, लेकिन उसे उसकी बेटी के फ्यूनरल के लिए जाने दो। इंस्पेक्टर भड़क जाता है कि आपने पुलिस को समझ के क्या रखा हुआ है, जब चाहा केस दे दिया और जब चाहा ले लिया। ये क्या है?
शहरी कहती है कि फिलहाल मेरे बेटे की जान उसके हाथ में है, मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। अगले सीन में जिन वापस घर आ रहा होता है। लीना की फ्रेंड जिन को पिकअप करने आई होती है। घर जाते वक्त जिन उसको एक वीडियो दिखाकर पूछता है कि मुझे बेटा इन तीनों से मिलना है। उस वीडियो में दोस्तों क्या है ये नहीं दिखाया जाता, पर उससे लीना के चीखने की आवाज और कुछ लड़कों की आवाज आती है। फिर जिन अपने घर जाकर लीना का फ्यूनरल अटेंड करता है, लेकिन तभी जिन को एक मैसेज आता है जिसमें लीना की फ्रेंड ने उन तीनों लड़कों का एड्रेस भेजा होता है। जिन सीधे फ्यूनरल को बीच में ही छोड़कर उस जगह जाता है जहां वो लड़के रहते हैं। और फिर क्या था, जिन उन्हें बारी बारी करके खूब पीटता है, क्योंकि उस वीडियो में जिन ने देख लिया था कि इन तीनों ने ही लीना का बलात्कार किया था। पर मार खाते खाते वो लड़के कुछ और ही बातें करते हैं, जिसे सुनकर तो जिन बौखला जाता है। वो बताते हैं कि लीना को ऐसी हरकतें पसंद थी, वो खुद हमें बुलाती थी। जिनका दिमाग खराब हो जाता है तो वो वापस जाकर फ्यूनरल अटेंड करता है और फिर से क्योटो चला जाता है, क्योंकि शेरी ने कहा था कि अगर मेरा बेटा जिंदा है तो मुझे उसके पास लेकर चलो। तो जिन शेरी को एक जगह पर लेकर जाता है। वहाँ शेरी ली को ढूंढती है पर उसका कहीं पता नहीं चलता। और तब जिन उसको वो वीडियो दिखाकर कहता है कि देखो इन तीन लड़कों ने मेरी बच्ची के साथ क्या क्या किया। वो मरने की हालत में पड़ी हुई थी और तब उसने मदद के लिए तुम्हारे बेटे को कॉल किया था। पर पता है तुम्हारे बेटे ने उसके साथ क्या किया? उसने 17 बार मेरी बच्ची पर चाकू से वार किया और उसका कत्ल कर दिया। शेरी कहती क्या बकवास कर रहे हो, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। जिन कहता है नहीं कर सकता, उसी ने किया है। ये कहकर वो लेकर ड्रेस लाकर शेरी के सामने डालता है। वो रोने लग जाती कि मेरे बेटे को तुमने क्या किया, बताओ मुझे। जिन कहता है मैंने उसे वो वहां फेंक दिया समुद्र के अंदर। ये कहने के बाद वो चला जाता है। शेरी से ये दुख सहा नहीं जाता और वो अपनी कार स्टार्ट करके तेजी से जिन की ओर आने लगती है। जिन उससे बचकर समुद्र की दिशा में भाग जाता है। शेरी उसका पीछा करती है और गाड़ी के साथ साथ समुद्र में गिर जाती है। जिन को उसके लिए बुरा भी लगता है और वो पानी में कूदकर शेरी को बचा लेता है। आ जाइए फ्लैशबैक में, बहुत जरूरी है ये। मतलब लीना के साथ क्या हुआ अब देखते हैं। लीना ने ली से ब्रेकअप कर लिया था, जिसके बाद उसे किसी और लड़के से प्यार हो गया था और तब लीना ने फैसला किया कि उसका नया बॉयफ्रेंड ली से कई गुना बेहतर है, क्योंकि वो लीना के साथ बहुत ही अच्छा सलूक पेश करता है। तो एक दिन मजाक में उसने फ्रिज में हाथ रखकर फिर अपने ठंडे हाथों से उस लड़के को टच किया था और ठंड के मारे वो लीना से दूर होकर सोने लगा था, क्योंकि उसके हाथ ठंडे थे। अब लीना साइको की तरह उस पर चिल्लाती है कि तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या है? कहकर दोस्तों वो घर में तोड़ फोड़ मचा देती है। तब वो कुछ फोटोज देखती है जिससे उसे पता चल जाता है कि उस लड़के की पहले भी एक गर्लफ्रेंड थी जो मर चुकी है। लीना सोच लेती है पागलों की तरह कि अच्छा तो ये किसी और से भी प्यार करता था, तभी ये मेरे साथ क्लोज नहीं होना चाहता। ये सोचकर वो एक लेटर छोड़कर चली जाती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। अब वहाँ से बाहर जाते वक्त लीना को लगता है कि मेरे लिए तो सिर्फ ली ही ठीक रहेगा। आ जाइए दोस्तों प्रेजेंट में वोंग को दिखाते हैं, जो इंस्पेक्टर से कहता है कि जिन ने जरूर मेरे बेटे को मार डाला है, आप प्लीज उसे अरेस्ट कीजिए। इंस्पेक्टर कहता है कि जब तक आपकी वाइफ अपना स्टेटमेंट नहीं देती हम जिन को अरेस्ट नहीं कर सकते। इस पर वो तुरंत शेरी को बुलाकर कहता है कि तुम इंस्पेक्टर को बता दो कि जिन ने हमारे बेटे का कत्ल कर दिया है। पर शेरी उसका जवाब ही नहीं देती और कहती है मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। ये क्या दोस्तों, ये कहने के बाद वो चली जाती है। तभी कांस्टेबल इंस्पेक्टर को एक इन्फॉर्मेशन दिखाता है, जिससे इंस्पेक्टर को पता चलता है कि ली ने बचपन में अपनी बहन को ट्रेम्पोलिन से धक्का देकर गिरा दिया था, जिसकी वजह से अब वो व्हील चेयर पर है। ये जानने के बाद इंस्पेक्टर शॉक हो जाता है और वो सीधे जाता है जिन के पास और पूछता है कि सच बताओ ली जिंदा है या फिर नहीं, अगर वो जिंदा है तो उसे हमारे हवाले कर दो। जब जिन कोई जवाब नहीं देता तो इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो अपने 2 ऑफिसर्स को जिन पर नजर रखने को कहता है। फिर जिन वोंग के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के पास लेकर जा सकता हूँ। ये कहकर वो गाड़ी में बैठ जाता है और वोंग भी गाड़ी ड्राइव करने लगता है। 2 पुलिस ऑफिसर्स उनका पीछा करते हैं, पर रास्ते में गाड़ी बीच में आ जाती है और वो वोंग की गाड़ी को मिस कर देते हैं। आखिर पुलिस वाले उस गाड़ी को देख लेते हैं, लेकिन तब तक जिन और वोंग गाड़ी से उतरकर एक बोट में जा चुके थे। और यहाँ पे जिन वोंग से पूछता है क्या तुम सच में अपने बेटे को बचाना चाहते हो और उसे बचाने के लिए ये सब कर रहे हो? तुम तो उसे मार डालना चाहते थे ना, तो फिर क्या हुआ उसका? इतना शौक क्यों हो गए तुम? सुनो मुझे सब पता है, जब ली 8 साल का था तब तुम्हारी माँ बीमार पड़ गई थी। तब ली ने तुम्हारी माँ का ऑक्सीजन निकाल दिया, जिसकी वजह से वो मर गई। उसके बाद जब वो 10 साल का हुआ तब तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ का डिवोर्स हो गया था। इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उस बच्चे की समझ में नहीं आया कि वो अपना गुस्सा किस पर निकाले, तो उसने एक मेंढक के मुंह में पटाखा रखकर जला दिया। तुम दोनों का डिवोर्स रुकवाने के लिए वो खुद जाकर तालाब में गिर गया और उसी वजह से तुम दोनों ने उस वक्त डिवोर्स नहीं किया, राइट? लेकिन उसके कुछ साल के बाद तुम्हारा डिवोर्स हो गया और तुम्हारी वाइफ चली गई फॉरेन। उसके बाद तुमने अकेले अपने दोनों बच्चों को पाला। ऐसे में एक दिन ली और उसकी बहन
ट्रैम्पोलिन में खेल रहे थे। तब ली ने जानबूझकर अपनी बहन को नीचे धक्का दिया, जिसकी वजह से उस बच्ची के दोनों पैर डैमेज हो गए और उसे उम्र भर व्हीलचेयर में घूमना पड़ गया। इन सारी वजहों से तुम्हें अपने बेटे से नफरत होने लगी थी, पर तुम उसके बाप जो ठहरे उसे कुछ नहीं कर पाए। जब वो बड़ा हुआ तो तुमने उसको क्योटो यूनिवर्सिटी भेज दिया ताकि वो तुम्हारी नजरों से दूर रहे, और वहां पर वो एक लड़की को कत्ल करने के जुर्म में सस्पेक्ट बना। तब तुमने सोचा कि चलो इसी बहाने से अगर कोई तुम्हारे बेटे को मार डालता तो कितना अच्छा होता, और उसी दौरान तुम्हारे बेटे को मैं ढूंढ रहा था। मैं तो उसे जान से मार डालना चाहता था। ये बातें सुनने के बाद वोंग अब नर्वस हो जाता है कि जिन को तो सब पता चल चुका है, तो वो एक रॉड से जिन पर हमला कर देता है। जिन भी उससे लड़ने लग जाता है, पर अचानक एक रॉड उसके सर पे पड़ती है और वो गिर जाता है। इतने में पुलिस आ जाती है। अगले सीन में जिन घर पे होता है और तब यहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर उससे मिलने आता है। वो कहता है कि कुछ ही दिनों में क्या कुछ हो गया तुम्हारी लाइफ में। खैर ये लो, इस आईडी और पासवर्ड के जरिए तुम अपनी बेटी के कुछ पर्सनल वीडियोस देख पाओगे। हाँ, बाद में देख लेना, कोई बात नहीं। ये कहने के बाद वो जिन को एक चिट देता है जिसमें उस वीडियो को देखने के लिए आईडी और पासवर्ड होते हैं। चिट देकर वो निकल जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वापस आकर कहता है कि तुम उन वीडियोस को देखोगे ना तो पछतावे के मारे खुद मर जाओगे। जिन भी चौंक कर पूछता है कि मुझे क्यों पछतावा होगा है? इंस्पेक्टर कहता है कि तुम ली को अपनी बेटी का कातिल मान रहे थे और उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे ना, पर लीना का कत्ल उसने नहीं किया था। जिन कहता है कि ये क्या बकवास है इंस्पेक्टर। हाँ, लीना के कत्ल से ली का कोई लेना देना है ही नहीं। लीना ने चाकू से खुद को 17 बार घायल किया और बहुत खून बहने से उसकी जान गई, यही सच है। मतलब उसकी जान किसी ने नहीं ली, खुद उसने अपनी जान ली। जिन कहता है क्या हो गया इंस्पेक्टर तुम्हें? मैं आपकी बात का विश्वास कैसे करूं? कोई खुद को इतनी बार चाकू से कैसे मार सकता है, और वो भी इतने गहरे घाव कैसे कर सकता है? जिम, तुम विश्वास करो या ना करो, लेकिन यही सच है। क्राइम सीन पर ली के फिंगरप्रिंट्स जरूर थे, लेकिन चाकू पे सिर्फ और सिर्फ लीना के ही फिंगरप्रिंट्स थे। और यहाँ दिखाया जाता है कि सच में क्या हुआ था। ली से ब्रेकअप कर लेने के बाद लीना कई लड़कों के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन आखिर में उसे लगा कि ली उससे सच्चा प्यार करता था, और फिर वो वापस ली के पास लौट आई। उससे विनती करने लगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो। ये कहकर उसने खुद को चाकू मार लिया था और पूछने लगी कि अब तो यकीन करो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये देखने के बाद ली घबरा गया। उसकी समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करे। वो डरकर वहां से भाग गया था। प्रेजेंट में दोस्तों, इंस्पेक्टर एक और बात बताता है कि खुद को चाकू मार लेने के बाद लीना ने अपने खून से वहां के कबर्ड के अंदर ये लिखा हुआ था। कहकर वो जिन को कुछ फोटोज दिखाता है, जिन्हें देखकर जिन हो जाता है एकदम से फ्रीज। तब जाकर जिन को इस बात का रियलाइज हो जाता है, असल में जिन को अपनी बेटी से बेहद प्यार था, लेकिन उसे प्यार जताना नहीं आया। वो हमेशा लीना को टफ बनाने की कोशिश करता रहता था और हमेशा उससे चिढ़कर ही बातें करता था, पर लीना को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी थी। उसे लगा कि अगर माँ होती तो मुझे उनका प्यार पक्का मिल जाता, लेकिन जिन ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया था। अब जिन लीना की वो पर्सनल वीडियोस देखता है और तब उसे पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। जिनको लगता था कि वो अपनी बेटी की अच्छी परवरिश कर रहा है, लेकिन लीना को हमेशा यही लगा कि पापा मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। जब लीना पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी जा रही थी तो उसे प्यार से विदा करने के बजाय जिन ने चिढ़कर ही विदा किया था उसको कि जल्दी जाओ, लेट हो रहा है, फिर मेरा सर खाओगी नहीं तो जाओ। फिर जिन उस कबर्ड वाली फोटो को देखता है। असल में इस कबर्ड के पीछे भी एक कहानी है दोस्तों। जिन अक्सर कई दिनों के लिए फिशिंग करने चला जाता था और उस दौरान लीना घर में अकेली रहती थी। वो छोटी थी और रात को उसे बहुत ही डर लगता था, और अपना डर कम करने के लिए वो कबर्ड में जाकर बैठ जाती थी और कबर्ड में सूरज की ड्राइंग बनाकर प्रार्थना करती थी कि जल्दी सुबह हो जाए। जिन अपने घर का कबर्ड खोल कर देखता है तो अंदर सूरज की ड्राइंग होती है जो लीना ने बनाई थी। उसे देखकर जिन चीखने चिल्लाने लग जाता है और बहुत रोता है कि ये मैंने अपनी बच्ची के साथ क्या कर दिया। बचपन में उसे जो प्यार मिलना चाहिए था, जिनकी वजह से उसे वो प्यार नहीं मिला। लीना को बचपन से ना माँ का प्यार मिला और ना बाप का। इसी वजह से जब वो बड़ी हुई और पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी गई तो कई लड़कों के साथ क्लोज हुई थी। दरअसल उनमें वो अपने लिए सच्चा प्यार ढूंढती थी, वो प्यार जो उसे कहीं नहीं मिला था। इसीलिए अगर बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ी सी भी टकरार हो जाती तो वो घबरा जाती थी कि शायद वो मुझे पसंद नहीं करता, शायद ये मेरी केयर नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। वो एक तरह की दोस्तों इनसिक्योरिटी महसूस करती थी, इसलिए साइको की तरह उन पर चिल्ला भी देती थी। इसलिए एक बॉयफ्रेंड को छोड़कर दूसरा, दूसरे को छोड़कर तीसरा, वो इस तरह ट्राई करती थी और अपने लिए बेस्ट ढूंढती थी। लीना कोई बुरी लड़की नहीं थी, बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन बस उसे चाहिए था प्यार। वो प्यार के लिए तरस रही थी। ये सारी बातें रियलाइज करने के बाद अब जिन कब्रिस्तान में जाकर अपनी बेटी का कब्र ढूंढता है, पर वहाँ ढेरों कब्र होते हैं। वो उनके बीच खड़ा होकर कहता है कि लीना, मैं नहीं जानता था कि तुम कहाँ हो, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि तुम जहाँ भी हो मेरी बात तुम्हें जरूर सुनाई देगी। अब मैं तुम्हारा दर्द समझ गया बेटी। बचपन से तुमने कितने दुख दर्द झेले हैं और मैं कितना गैर जिम्मेदार बाप निकला, ये सब मैं अब समझ गया हूँ। पापा को माफ कर दो लीना। कहने के बाद वो बहुत रोता है। यहाँ से दोस्तों फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें लीना स्कूल में पढ़ रही थी। तब टीचर कहते हैं कि लीना, प्यार शब्द से कोई सेंटेंस बनाओ।
वैसे इस उम्र में तुम बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार तो तुम्हारे पेरेंट्स से मिलता होगा, है ना? तो उसी से कोई सेंटेंस बनाकर बताओ। पर लीना ये सेंटेंस बनाती है कि मुझे प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई है ही नहीं। यहाँ से सीधे प्रेजेंट में जिनको दिखाते हैं जो समुद्र में एक लाइट हाउस टावर पर चढ़ रहा होता है। ली को उसने यहीं छुपा के रखा हुआ है दोस्तों। जिन जान चुका है कि ली का लीना की मौत से कोई लेना देना है ही नहीं, इसलिए वो ली को आजाद कर देता है। वो पुलिस को कॉल करके कहता है कि मैंने ली को किडनैप किया था और मैं सरेंडर होने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे अरेस्ट कीजिए। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। वैसे इस मूवी के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को न सिर्फ पढ़ाए लिखाएं बल्कि उनको प्यार और केयर भी दें। अगर उन्हें पेरेंट्स का प्यार ना मिले तो शायद उस प्यार को वो दूसरों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। और दुनिया में प्यार करने वाले चाहे जितने मिल जाएं, पर वो माँ बाप का प्यार हरगिज नहीं दे पाएंगे ना। ऐसे में लीना के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ भी हो सकता है। इसीलिए अपने बच्चों से प्यार से बातें करना, उन्हें सिक्योर फील करवाना और उन्हें हिम्मत देना कि अगर तुम्हारे फैसले गलत भी हो जाएं, तब भी बेटा हम तुम्हारे साथ उतना ही प्यार से रहेंगे जितना अभी है। इस तरह की बातचीत होता यह है दोस्तों, मैं बड़े दोस्तों से बात कर रहा हूँ जिनके बच्चे हैं या जो अभी बच्चे हैं, जो बाद में बाप बनेंगे, जिनके बाद में बच्चे होंगे, कि इस तरह की बातचीत से होता यह है कि सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से रहता है। वरना अगर आप अपने बच्चों को प्यार नहीं करेंगे तो मतलब उन्हें वो फील नहीं आएगा, और फील नहीं आएगा तो पता नहीं वो क्या कदम उठाएंगे। इससे होगा क्या? सिर्फ पछतावा। इसलिए दोस्तों प्यार से रहिएगा बच्चों के साथ। बाकी हमारे साथ भी प्यार से रहिए, लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।